एक्टर अपनी तरफ से क्या ला रहा है, भूल नहीं पा रहा था, अनलर्न नहीं कर पा रहा था कि मैंने लिखा है। स्क्रिप्ट ने बहुत मदद की है हमारी इस शो को बनाने में। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरीके से शो को लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी देख रहा है वो अपने जानने वाले को बता रहा है कि हमने एक शो देखा दुपहिया, वो देखो। लोग इतना शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतना कुछ लिख रहे हैं शो के बारे में, इतने लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, मैंने देखा। तो बहुत खुशी मिलती है। और मुझे किसी ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे पेरेंट्स किसी और सिटी में रहते हैं और वो हमेशा पूछते हैं कि बेटा हम ओटीटी पे क्या देखें, तो वो बता नहीं पाते कि क्या देखें। तो जब दुपहिया आया तो उन्होंने बताया कि दुपहिया एक शो आया, वो आप लोग देख सकते हो फैमिली के साथ। यही मेरे साथ होता था, जब मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछते थे कि बेटा हम क्या देखें, तो मैं रिकमेंड करता था कि ये देखो, ये फैमिली शो है, वो देखो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब वही लोग मुझे आके बता रहे हैं कि उनके साथ भी यही हो रहा है। और जहाँ तक बात रही दुपहिया की शुरुआत की, तो दुपहिया शुरू हुआ था काफ़ी पहले, काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल हो गए जब दुपहिया का बीज बोया था मैंने और चिराग ने। मेरा राइटिंग पार्टनर है चिराग। तो हम दोनों चाहते थे कि कोई ऐसी कहानी कही जाए जो हमारे दिल से निकली हो और जो रूटेड कहानी हो, जो हिंदुस्तान के गांव से निकली हो। तो हमें आइडिया आया फिर दुपहिया का, और इसको एक पूरी 9 एपिसोड की कहानी बनाने में और उसको एक पूरा आर्क देने में, इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखने में, स्टोरी लिखने में, एपिसोड्स लिखने में फिर लंबा टाइम लगा। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी, मुझे याद है 2020 में, जब हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसा शो बनाया जाए जिसमें कॉमेडी भी हो और कुछ ऐसी बातें हों जो कि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं गोरखपुर से हूँ और चिराग अलवर से है। तो हम दोनों ही ऐसी जगह से आते हैं कि हमने स्मॉल टाउन के लोगों को देखा है, वहाँ की समस्याओं को देखा है। वहाँ पे लोग किस तरीके से ना चाहते हुए भी इतने ह्यूमरस होते हैं कि उनकी बातों पे हंसी आती है, उनके साथ बैठने का, बात करने का मन करता है, ऐसा लगता है घंटों घंटों बैठ के बात की जाए। तो वो तो डेफिनेटली हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वहाँ से आया है। लेकिन मैं क्योंकि काफ़ी गोरखपुर जाता रहता हूँ और मैंने काफ़ी वहाँ शादियाँ देखी हैं अपने परिवार में, परिवार से बाहर। तो मैंने देखा वहाँ एक बहुत चलन था कि भाई लड़के को शादी में दुपहिया तो चाहिए, बिना दुपहिया के तो शादी नहीं होगी। जो नहीं भी करना चाह रहा है, अगर उसको दुपहिया मिल जा रहा है तो वो राज़ी हो जा रहा है। तो लिटरली दूल्हों की रेट लिस्ट तय है कि अगर दूल्हा यहाँ तक पढ़ा है तो उसे ये मिलेगा, 4 पहिया मिलेगा, यहाँ तक पढ़ा है तो 2 पहिया मिलेगा, यहाँ तक पढ़ा है तो ये मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं किया है और दूल्हे के बाप ने भी कुछ किया है तो भी कुछ ना कुछ दहेज मिलेगा। तो वो सबसे पहली चीज़ थी कि यार इसके अराउंड अगर कुछ किया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग हमेशा बात करते हैं शहर के बच्चों के सपनों की, शहर के जेनजी के सपनों की। यहाँ के जो जेनजी हैं वो क्या चाहते हैं, लेकिन गांव के जेनजी के क्या सपने हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्या छोटे छोटे सपने हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और उसके बीच में ये सारी समस्याएं, चाहे वो दहेज की है, चाहे फिर वो इसकी है कि गांव में चोरी हुई है, या गांव के लोग कैसे हैं उनके आसपास की। तो उस सब को मिलाकर चिराग और मैंने कोशिश की कि हम एक ऐसी कहानी बनाएं जिसमें हम एक पूरा समा बांध सकें, जिसको देख के लोग एंजॉय करें, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज हो, जो कि कॉमेडी के रैपर में रैप्ड हो। ये तो बिल्कुल ही गलत है, सही तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन लोग ना सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि यार दहेज लेना गलत है। लेकिन उसी में एक और सेंटेंस भी है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, जैसा कि कहा जाता है। तो हमने उस चीज़ को भी टच करने की कोशिश की है। मेरी नज़र में बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लेकिन सब लोग ना एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि दहेज लेना पाप है। लोग ये भूल जाते हैं कि देना भी पाप है। एक ही तरफ को हम गलत बताए जाते हैं, बताए जाते हैं, बताए जाते हैं। हमने इसमें इसीलिए टच करने की कोशिश की है कि लास्ट में जो कुबेर का किरदार है जो मैंने प्ले किया है, वो स्टेज पे कहता है लड़की को कि ठीक है, अगर हमने दुपहिया मांगा तो ठीक है, उसके बदले तुम्हें भी तो लड़का चाहिए था जो शहर में कमाता हो, ज़्यादा पैसे कमाता हो, जो तुम्हें मल्टीप्लेक्स में सिनेमा दिखा सके, तुम्हारे लिए ये कर सके, वो कर सके। तो उसके बदले मैंने दुपहिया मांग लिया, तो मैं क्यों गलत हूँ? आपका भी तो कुछ लालच था मुझसे, तो मैं ही सिर्फ लालची क्यों हुआ? तो हमें ये समझना होगा कि भाई दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। क्योंकि अगर आप दे रहे हो तो बदले में आप भी कुछ मांग रहे हो। तो आप या तो इतने कैपेबल हो जाओ कि हम ना दहेज आपसे देंगे और ना हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप हमें
तमीज़ से ट्रीट करोगे हमारे घर की लड़की को तो ही हम आपको अपने घर की लड़की देंगे, वरना नहीं देंगे। बाकी और कोई सौदेबाजी नहीं है, प्यार का सौदा रखो, प्यार दो, प्यार लो। कुबेर का किरदार चुनने की 2-3 वजहें थी, सिर्फ एक नहीं। पहला तो ये कि क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मेरे सामने की बात है। मेरी एक जानने वाले कोई भैया थे, उनकी शादी थी और उस वक्त राजदूत बहुत चलती थी, राजदूत बाइक, इसमें हमने बुलेट दिखाया। राजदूत बाइक चलती थी और जब वो आई तो उनका इतना प्यार बढ़ गया उस बाइक से कि घर में जितने भी परिवार के लोग आए हैं वो सडनली ना चाहते हुए उनसे डिस्कनेक्ट होने लगे। वो सिर्फ बाइक के प्यार में पड़ गए, जबकि शादी में पूरा खानदान दूर दूर से आया हुआ है, लेकिन वो एकदम भूल गए। तो मैंने देखा हुआ और मुझे भी लगता था कि यार भैया हमसे बहुत कम बात कर रहे हैं जब से बाइक आई है, हमसे बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, पहले जैसे मिलते थे वैसे नहीं मिल रहे हैं, भैया थोड़े बदल गए हैं, ये लगता था। तो मैंने देखा था और मुझे पता था एग्जैक्टली कि ये कैसे मैं कर पाऊंगा इस कैरेक्टर को, और वो उसमें 2-3 चीज़ें और भी ऐड की हैं। दूसरा, मुझे ये पता था कि ये एक ऐसा किरदार होगा जो ग्रे होगा, और लेकिन ये लाइकेबल विलन कह सकते हैं इसको। लोग इससे नफरत तो करेंगे लेकिन लोग को इसको देखने में मज़ा भी आएगा। और ऐसा कैरेक्टर बहुत कम लिखा भी जाता है और बहुत ही अच्छी किस्मत होती है जब एक्टर को प्ले करने को भी मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भी मुझे इसका ऑडिशन देना पड़ा। अच्छा। हाँ, ऑडिशन दिया है, उसके बाद मुझे ये मिला है, लेकिन मैं ये करना चाहता था। वो ऑडिशन मैंने रिकॉर्ड किया और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जिस सीन को आज तक जितने भी ऑडिशन दिए वो कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजे, किसी राइटर ने लिखे थे और मैंने परफॉर्म किया। अब एक सीन है जो मैंने ही लिखा है और मुझे ही ऑडिशन करना है, तो मुझे लगा था बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं भूल नहीं पा रहा था, अनलर्न नहीं कर पा रहा था कि मैंने लिखा है। और जब तक मैं उसको भूलूंगा नहीं मैंने लिखा है, तब तक मैं एक्टर का एलिमेंट नहीं डाल पाऊंगा उसमें। मैं राइटर के दिमाग से ही देख पा रहा था उसको। तो खुद को डिटैच करना एज अ राइटर कि मैंने नहीं लिखा है, अब सिर्फ भाई तू एक्टर की तरह सोच कि इसको कैसे प्ले करना है, अपना एलिमेंट ऐड कर। क्योंकि राइटर जब लिख के देता है, राइटर चाहता है एक्टर अपनी तरफ से क्या ला रहा है। जैसे हम कोई स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो डायरेक्टर का जैसे होता है कि ये तो राइटर ने लिख के दे दी, मैं अपना क्या एलिमेंट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ उसमें। वैसे ही एक चैलेंज था। फिर वो ऑडिशन मैंने रिकॉर्ड किया, वो ऑडिशन मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को भेजा। प्रोड्यूसर्स ने देखा, हमारे डायरेक्टर सोनम ने देखा, सोनम नायर ने, फिर प्राइम ने देखा। तो जब सब लोग एक पेज पे आए और सबको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, उसके बाद ये रोल मुझे मिला। मुझे ऐसा लगता था कि ईजी होता है जब आप खुद लिखते हो तो करना, लेकिन जब मैं करने गया तो उतना ईजी नहीं था। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जब आप खुद लिख के एक्ट करते हो ना, तो आप दोनों नज़रिए से स्क्रिप्ट को देखते हो, एज अ राइटर भी, एज एन एक्टर भी। और आप फिर खुद को डिटैच करना मुश्किल होता है कि ये मैंने ही लिखा है, मैंने लिखा है, क्योंकि आप जब तक डिटैच नहीं करोगे आप अपना रंग नहीं घोल पाओगे उसमें एज एन एक्टर। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको सामने किसी और की स्क्रिप्ट आती है तो आप उस राइटर के दिमाग में घुस जाते हो, अगर आप खुद राइटर हो तो, कि उस राइटर ने क्या सोच के लिखा होगा और इसके पीछे क्या वजह है, आप बहुत जल्दी ढूंढ लेते हो। एक होता है एक्टर का मोटिवेशन और एक होता है राइटर का मोटिवेशन। तो एक्टर का तो एक्टर ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं लिखता भी हूँ तो राइटर का मोटिवेशन ढूंढना बहुत आसान होता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा भी डिटेल नहीं देता किसी किरदार के बारे में या ब्रीफ नहीं देता, तो भी पढ़ के काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि ये राइटर ने किस पर्सपेक्टिव से लिखा है। गजराज जी की कास्टिंग तो हम शुरू से ही काफ़ी श्योर थे कि ये जो बनवारी झा का रोल है वो गजराज जी को ही करना चाहिए, और हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनको जानती भी हैं, तो उनको भेजी गई स्क्रिप्ट। और मतलब स्क्रिप्ट ने बहुत मदद की है हमारी इस शो को बनाने में, क्योंकि हर कोई स्क्रिप्ट के ऊपर ही हाँ बोलता है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो। तो उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्होंने हाँ बोला। और गजराज जी से सीखने की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कमाल के एक्टर हैं। उनका अनुभव भी और उनका जोश भी, दोनों कमाल, जोश और होश बराबर है उनमें एकदम। और जब वो परफॉर्म करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरा चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है। उससे ज़्यादा जो सीखने वाली चीज़ है कि जब आप एक नोन एक्टर होते हो, आप पॉपुलर एक्टर होते हो, आपका इतना तजुर्बा होता है, तो आप बाकी लोगों को साथ लेके कैसे चलते हो। आप सेट पे सबसे सीनियर, सबसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, फिर भी आप जिससे भी बात कर रहे हो, चाहे आपसे उम्र में कितना भी छोटा हो, उसको ऐसा लग रहा है कि गजराज जी मेरे दोस्त हैं, वो उसकी उम्र के बन जाते हैं। और अगर वो जेनजी से बात कर रहे हैं वो जेनजी बन जाते हैं, वो मिलेनियल से बात कर रहे हैं मिलेनियल बन जाते हैं। वो जब आपके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं
किसी चीज़ को, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी देखने को मिलता है, उनकी नॉलेज पता चलती है। लेकिन वो हर तरह के माहौल में ढल जाते हैं, पानी की तरह बिल्कुल। जैसा देश वैसा भेष। और ये उनसे सबसे बड़ी सीखने की बात है कि आप कहीं पर भी हो, आप जिस इंसान से बात कर रहे हो, आप उसको कैसे सँभालो अपने आप में और उसकी दुनिया में शामिल हो जाओ। प्रेशर तो कोई नहीं था, बस यही था कि क्योंकि ये ज़िंदगी देखी है हमने और राइटर वहीं से लिखता है जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है अपने ज़िंदगी के अनुभव से, या जो उसने पढ़ा होता है कहानियों में, किताबों में। तभी कहते हैं कि राइटर्स को बहुत पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अच्छे-अच्छे आप जितना लिटरेचर पढ़ोगे, जितनी कहानियाँ पढ़ोगे, अच्छे-अच्छे लेखकों को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि दुनिया में कितने नज़रिए हैं कहानी को कहने के। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ वो होती है, लेकिन प्रेशर कोई नहीं था, क्योंकि हमारे दिल से निकली है कहानी। हमें किसी ने बोला नहीं कि एक ऐसी कहानी गाँव की जिसमें कोई ऐसी सामाजिक बात या कोई मैसेज हो और कॉमेडी भी हो, ऐसा करा जाए, ऐसा किसी ने कोई ब्रीफ नहीं दिया। हमारे अंदर से निकली, हमने कहा यार मज़ा आ रहा है इसको करने में यार, क्या मज़ा आ रहा है, एक-एक सीन लिखने में मज़ा आ रहा है, एक-एक किरदार को बनाने में मज़ा आ रहा है, ये तो करना है। यार मुझे किसी भी तरह के शो से कोई बैर नहीं है। मुझे मिर्ज़ापुर भी बहुत पसंद है, मुझे पंचायत भी बहुत पसंद है, मुझे पाताल लोक भी बहुत पसंद है, मुझे हर तरह के शो पसंद हैं। लेकिन मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि जब हम कोई शो बनाते हैं और अगर उसमें कोई वो एक दुनिया है एक शो, तो उसमें दूसरी दुनिया को ज़बरदस्ती ना घुसाया जाए। अगर मिर्ज़ापुर कहानी है क्राइम की और वहाँ के किरदार ऐसे हैं जो गाली देते हैं, गुंडई है, दबंगई है, तो देनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ गाली-गलौज और ऐसे सीन इसलिए डाल रहे हैं कि ऑडियंस को आकर्षित किया जा सके या उनको शॉक दिया जा सके, अरे ये क्या बोल दिया, ओह! और आप शॉक में रह जाओ, सरप्राइज़ होके उसको देख रहे हो, वो ठीक नहीं है। वरना अगर कोई भी गाली, कोई भी ऐसा सीन कैरेक्टर से आ रहा है, तो वो आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये अभी हमने एकदम क्लीन कॉमेडी शो लिखा है, लेकिन अगर कल को हो सकता है मैं कोई गैंगस्टर फ़िल्म लिखूँ या गैंगस्टर फ़िल्म करूँ, तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि अगर वो किरदार से आ रही है और किरदार गाली देता है और उसके बिना मैं उसको नहीं बना पा रहा हूँ, तो हो सकता है उसमें गाली होगी। देखो मुंबई में तो मैंने देखा था कि मैं खुद ही रहा हूँ कि जब मैं 5 लोगों के साथ रूम शेयर करता था और छोटा-सा रूम था। उसी में सब एडजस्ट होते थे कि कोई पैर सीधे कर ले, कोई सर सीधा कर ले और थोड़ी जगह बन जाए। उसमें कई बार ये होता था कि कोई दोस्त है जो गाँव से आया हुआ है और उसका भी कोई दोस्त आ गया जो सिर्फ़ मुंबई को टेस्ट करने आया है, कि भैया 4-5 दिन रह के देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ पे हम काम की तलाश करेंगे। अब वो आते थे तो वो किसी ऐसे दोस्त के पास आते थे जो उन्हें रख सके, क्योंकि 4-5 दिन के लिए तो कोई भी घर किराए पे मिलेगा नहीं और वो लेंगे भी नहीं और पैसे भी नहीं है, तो वो भी आके रहने लगते थे। तो वो तो मैंने देखा हुआ है। और गाँव में जब लोग सुबह-सुबह कहते हैं कि भाई हम खेत में जा रहे हैं मैदान करने, तो बेसिकली उनको होता है हम फ्रेश होने जा रहे हैं खेत में। तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा है कि लोग ना अपना मैदान करते हैं, फिर उठते हैं, फिर थोड़ी दूर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर थोड़ी दूर बैठ जाते हैं, तो वो घूम-घूम के मैदान करते हैं। ये उनका वो है। तो वहाँ से वो डायलॉग आया कि यार जहाँ जितनी दूर में यहाँ एक 4 जगह लोग हक देते हैं, उतनी जगह में सुना है मुंबई में 4 लोग रहते हैं। तो वही है, वो जो उठ-उठ के मैदान करते हैं, उतनी ही जगह में यहाँ पे 4 लोग, 5 लोग रहते हैं। बस ये था कि इस सच्चाई को कैसे हम ह्यूमर के थ्रू और हँसी-मज़ाक के थ्रू कह सकें। मुझे लगता है ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एज़ अ इंसान जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना और हमें अच्छी लगती है, तो हम उसे दूसरे को इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि उससे ना एक सुपीरियॉरिटी की भी फीलिंग आती है कि ब्रो मैंने एक फ़िल्म देखी, तूने देखी है क्या? तो बोलेगा नहीं। अरे तू देख यार, तेरा दिल खुश हो जाएगा। और वो मुझे लगता है कि वो सुपीरियॉरिटी की फीलिंग आई है लोगों को दुपहिया देख के, और उन्हें लगा कि हमने कोई कंटेंट देखा है जो कि बहुत अच्छा है और हमें ये बताना चाहिए लोगों को आगे, क्योंकि हम लोगों को बताएंगे, लोग और देखेंगे तो लोग हमें बोलेंगे यार थैंक यू, क्या रिकमेंड किया तूने। तो मुझे लगता है ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोग जो है इसकी जो लोगों को जो पसंद आ रही है ये, इसका कारण ये कि लोग रिकमेंड कर रहे हैं। और जैसे हम दोनों दोस्त हैं, अगर मैं कहीं टीवी पे ऐड देखता हूँ या कहीं देखता हूँ तो हमें समझ में आता है कि ये तो प्रमोशन है। लेकिन जब मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार वो सीरीज़ देख, तो मुझे पता है यार मेरा दोस्त प्रमोशन नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त सच बात कह रहा है। तो जब दोस्त यार फैमिली वाले रिकमेंड करते हैं तो मुझे लगता है वही एक कारण है कि दुपहिया को जिसने इतना सफल बनाया है। यार स्पर्श ने भूगोल का किरदार बहुत ही बढ़िया निभाया
और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भूगोल के लिए किसको कास्ट किया जाए, क्योंकि भूगोल प्ले करना बहुत ही मुश्किल था। और और उस एज ग्रुप में अच्छा एक्टर मिलना, जैसे अमावस के लिए हमें बहुत अच्छा एक्टर मिल गया भुवन, लेकिन लड़की का भाई होना और लड़की का छोटा भाई लगना, उस एज ग्रुप में ऐसा एक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन स्पर्श ने ऑडिशन दिया, कमाल का ऑडिशन दिया और बहुत अच्छा किया भी, और स्पर्श से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं मैंने। और मुझे लगता है कि जितने सेट पे लोग हैं सबने सीखी होगी, क्योंकि कुछ बात है उसमें जो वो करता है ना, वो बन जाता है। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने दुपहिया देखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद की है। और इसका शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया है, और शायद कुछ ऐसा देखने को मिला है जो आप लोग काफ़ी टाइम से देखना चाहते थे। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोग इसे देखेंगे, पसंद करेंगे, तो इससे जितने भी लोग हम कंटेंट बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको एक बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसा ही कंटेंट और बनाएं, क्योंकि ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और देखना है, तो आप उस कंटेंट को और जितना बढ़ाएंगे, उसको जितना देखेंगे, उसको जितना सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए लोग उतनी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे उसी जोन में। जैसे हम मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बुफे में जाते हैं, तो बुफे में जब आप कोई एक चीज़, एक सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाते हो, तो समझ में आता है होस्ट को कि अच्छा, गेस्ट को ये बहुत पसंद आ रहा है, तो अगली बार भी बुलाएंगे तो ऐसी चीज़ आपको हम खिलाएंगे। तो वही है, बिल्कुल उसी की तरह है कि अगर आपको दुपहिया पसंद आया है और आप उसको इतना प्यार दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे सबको प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ऐसे शोज़ और बनाएं। 2050 एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, और जो हमारी डायरेक्टर हैं लक्ष्मी अय्यर, उनका ये फोटे रहा है कि कैसे एक ऐसी चीज़ को, ऐसे टॉपिक को छुआ जाए जिसको लोग जानते तो हैं, लेकिन उस पे किसी की नज़र नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके चलता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक ओल्ड पेरेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए सब लोग जिसकी देखभाल में लगे होंगे, वो कोई बीमारी से जूझ रहा है, और बच्चे जो हैं शहर से बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पिताजी की, मेरे माताजी की वहाँ कैसे ध्यान रखा जा रहा होगा, कौन उनकी देखभाल कर रहा होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि ये कहानी ये बताती है कि उसमें गलत कोई भी नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के किरदार को जनरली ऐसी फिल्म में गलत दिखा दिया जाता है कि ओहो, माँ बाप का ध्यान नहीं देते तुमने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़ रखा है। लेकिन इसमें भी दिखाया गया है कि बच्चे भी कैसे फंसे हुए हैं, तो उसके बीच का एक रास्ता क्या हो सकता है। और कई माँ बाप ऐसे होते हैं, कई ओल्ड पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपने घर से, अपनी ज़मीन से एक जुड़ाव होता है। उनको बच्चों से ज़्यादा वो ज़मीन चाहिए जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपना बचपन देखा है, जिसमें वो मम्मी शादी करके आई हैं। तो अगर वो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती हैं और वहीं रहना चाहती हैं, तो बच्चों को भी ये बात समझनी चाहिए। कुछ बच्चों को ये लगता है यार मम्मी पापा को हम ले जाना चाहते हैं अपने साथ, ये जाना नहीं चाहते, ये जाना नहीं चाहते, लेकिन उनके रूट जुड़े हुए हैं वहाँ से। तो अगर उनको वहाँ रहते हुए आप एक देखभाल दे सको, एक प्यार दे सको, बीच बीच में जाकर उनको विजिट कर सको, तो उनको ये चाहिए कि बच्चे हमारे साथ आके रहें, लेकिन वो भी नहीं हो सकता और आप भी वहाँ नहीं जा सकते। तो इसके बीच का एक सॉल्यूशन ऐसे निकल सकता है कि आप दोनों कनेक्टेड रहें, बीच में कोई देखभाल का जरिया निकालें और एक दूसरे की परिस्थिति को समझें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने दुपहिया को इतना प्यार दिया। सबसे पहला धमाका तो है कि दुपहिया सीज़न 2 अनाउंस हो गया है और अभी उस पर काम शुरू होगा, जल्दी आपको दुपहिया 2 भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और वेब सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है मंडला मर्डर्स, जिसका मैं को राइटर भी हूँ। और एक और फिल्म है नौसिखिए, वो भी शायद जल्दी आएगी और आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगी।